मिनिस्टर ने कहा कि एमएसपी को लेकर मैं गारंटी दे रहा हूँ, एमएसपी कहीं नहीं जाने वाली। अगर किसानों को इसको लेकर कोई भी हल्का सा भी मन में शक शुबा है तो मैं आज ये शक शुबा सदन में खड़े होकर मैं खत्म कर रहा हूँ। अब दिक्कत क्या है, किसानों को यहाँ पर अगर ये आश्वासन दे देती है सरकार, और सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी, तो अब क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत यह है कि सरकार पिछले 6 सालों से आश्वासन ही देती आई है, जमीन पर कुछ भी नहीं आया है उठ के। और जिस तरीके से उन्हें प्रोजेक्ट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, वो एक विज्ञापन एजेंसी जैसा काम कर रहा है। जैसे कि कहा जाता है कि फलानी क्रीम लगाइए 7 दिन में गोरे हो जाइए, ढिमका तेल लगाइए आपके बाल आ जाएंगे, तो ऐसा कभी असल में होता नहीं है। ऐसे ही हमारे मोदी जी से लगातार विकास पैदा करवाने की बात मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे पड़कर लगाए, और उनके थ्रू हमें ऐसे ऐसे आश्वासन मिल रहे हैं जो कि कभी पूरे नहीं हुए। इसलिए एमएसपी को लेकर मैं ये कहूंगा कि मोदी जी ने ही कहा था और उनकी सरकार ने ही कहा था कि आपकी गैस की टंकी की सब्सिडी अब आपके खाते में आएगी, और वो गैस की टंकी की सब्सिडी आज खत्म हो चुकी, जो कि गारंटी में थी। अगर गारंटी वाली चीज खत्म हो सकती है तो अभी तो इस पे गारंटी भी नहीं दी एमएसपी के ऊपर इन्होंने। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है मोदी जी। पिछले 6 सालों से आपने जो भी आंदोलन चलाए गए हैं, जो भी आंदोलन चले हैं, आपने हर देशहित की आवाज को जात धर्म मजहब के नाम पर बांटकर उस आंदोलन को ध्वस्त कर दिया है, और देखा है लोगों ने कि आपने किस तरीके से अपने पहुंचाए हुए लोगों को उसमें घुसाया है, आंदोलन को बदनाम किया है। और आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसी चीज को कवर किया है जिस तरीके से आंदोलन बिगड़ सकता है। मोदी जी ये कह रहे हैं और उनके मंत्री भी यही कह रहे हैं, और आज उन्होंने अपने मंत्री के साथ खड़े होकर ये कहा कि मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और नरेंद्र तोमर ने ये कहा था कि बिल में काला क्या है ये किसान बता नहीं पा रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ बिल में काला क्या है। पहली बात तो एक उनका मन काला है, जिस तरीके से वो बिल को लाए हैं। देखिए आप बिल कैसे आया है, बिल आया है संसद में, जबकि बिल को आना था वहां पे राज्यों के अंदर विधानसभा में, वहां अध्यादेश बनाकर वहां से कानून बनना था। मतलब राज्य सरकार के अधीनस्थ था ये बिल, कृषि बिल, जो संवैधानिक तरीका होता है। लेकिन इन्होंने गैर संवैधानिक तरीके से चोरी छुपे इस बिल को केंद्र के अंदर पारित कराया, संसद में पारित कराया, और ध्वनि मत से कराया, जो कि ध्वनि मत इतिहास के अंदर ये काला दिन लिखा गया। जिस तरीके से राज्यसभा का भी वहां पर दुष्प्रचार हुआ है। प्रोसेस की बात करेंगे, प्रोसेस में कुछ खामियां आप बिल्कुल प्रोसेस। बिल के अंदर क्या काला है? मैं बता देता हूं ना। बिल के अंदर देखिए, सबसे पहले काला तो यही है, गैर संवैधानिक है। ठीक है, अब वो मोदी जी को आदत पड़ चुकी है गैर संवैधानिक काम करने की, क्योंकि नोटबंदी के टाइम भी जो बैंक के हमारे गवर्नर को आके जो नोटबंदी का ऐलान करना था वो भी मोदी जी ने किया। मोदी जी को क्रेडिट लेने की बहुत आदत है, लेकिन जब आलोचनाएं होती हैं तो उसको लेने की आदत उनमें नहीं है। लेकिन मैं बताता हूं, काला 1955 में कानून बना था जमाखोरी के खिलाफ, मतलब काला बाजारी के खिलाफ, और जो जमाखोरी करता था उसको पुलिस धर दबोच कर उससे माल निकालती थी, क्योंकि जमाखोरी होने से, काला बाजारी होने से माल के दाम बढ़ जाते हैं, और वो माल के दाम ना बढ़े उसे रोकने के लिए 1955 में एक कानून लाया गया था, जिसको इन्हें संशोधित करके आवश्यक वस्तुओं को निकाल दिया उसमें से। तो बताइए, अब काला बाजारी बढ़ने के लिए पूरी खुली छूट दे दी है। तो ये काला बाजारी जब बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, तो ये काला नहीं हुआ कानून, जहां पर हम लोगों को एक तरीके से जहर की पुड़िया दी जा रही है और उसको ये कहा जा रहा है ये अमृत है, चख लो। तो भाई आप जाइए, उसको दीजिए जो इसे लेना चाहे। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, हम देख चुके हैं उसके दुष्परिणाम क्या हुए हैं। और देखिए उनके क्लॉज में ये लिखा है, कि गुणवत्ता के आधार पर कंपनी इनको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो गुणवत्ता तो हर साल बिगड़ रही है, हम सब देखते आ रहे हैं अनाज की। तो गुणवत्ता बिगड़ने पर क्या होगा, कंपनी लेने से मना कर देगी, और जब ये प्राइवेट मंडी बना देंगे तो सरकारी मंडी ध्वस्त हो जाएंगी। जैसे कि प्राइवेट नेटवर्क आने से बीएसएनएल ध्वस्त हो गया, प्राइवेट कंपनियां आने से सरकारी कंपनियां चली जाती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप डबल बातें ना करें, क्योंकि ये वो दोगली सरकार है जो एक तरफ गौरक्षा के नाम पर देश का पैसा बर्बाद करती है और देश में गौ कत्ल खाने भी यही खुलवाती है। ये वो दोगली सरकार है जो नशा मुक्ति के नाम पर देश का पैसा बर्बाद करती है और दूसरी तरफ दारू के ठेके भी यही खुलवाती है। तो ये दोगलापन मोदी जी बंद कर दें और खुले मन से, भाई 1906-7 में भी यही कानून आया था, अंग्रेज लेके आए थे, जिसमें भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह और उनके पिता किशन सिंह जेल गए थे, जो उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन था यही काले कानून के विरोध में। और आज ये भी यही काला कानून लेके आए हैं जो इस समय देश का दूसरा बड़ा आंदोलन बन चुका है आजादी के बाद। और मैं कहना चाहूंगा कि किसी को मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को यहाँ पर रोते हुए बुजुर्गों के आंसू नहीं दिखे, यहाँ पर उन लोगों को माताओं की चीख नहीं सुनाई दी, यहाँ पर बच्चों का रोना नहीं समझ आया, तुम्हें यहाँ पर खाना तो समझ आया, तुम्हें वो सब तो समझ आई। कैसा जमीर बेच दिया इस मेन स्ट्रीम मीडिया ने, जो लगातार विज्ञापन मोदी को प्रोजेक्ट करने के लिए चला रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि बुजुर्गों को आंदोलन से अब नहीं जुड़ा होना चाहिए, इससे पहले सरकार ने भी कहा था कि औरतों को भी वापस होना चाहिए।
परिवार में सभी लोग होते हैं और जब घर में आग लगती है, घर छीना जाता है तो सब लोग एक साथ निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि 3 लोग आएंगे, 4 लोग नहीं आएंगे, सब आएंगे और बुजुर्गों का मार्गदर्शन होता है, तभी हर जंग में फतेह होती है। जोश और होश दोनों होना चाहिए। लेकिन रही बात, ये इनका एक प्रकार का, देखिए ये इनका तरकीब है, इसमें से बूढ़े निकाल दो, बच्चे निकाल दो, इसमें महिलाएं निकाल दो, बचा कौन? जवान। मतलब 4 में से 75% जनता तो वैसे ही साफ हो जाएगी, बाकी लोगों को डंडा बजाकर ये निकलवा देंगे। ये इनकी लगातार पॉलिसी रही है हर आंदोलन को खराब करने की। मैं फिर कहूंगा मोदी जी, अगर सच्ची देशभक्ति देखनी है और देश को दोबारा देखना है, जो क्रांतिकारी करते थे, क्रांतिकारियों ने पूंजीवाद के खिलाफ जंग लड़ी, समाजवादी वतन चाहते थे, आज आप उसी पूंजीवाद की ओर चल पड़े हो। और अगर समाजवादी वतन देखना है तो इस आंदोलन में आओ, जहां पर बिना जात धर्म मजहब के लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। सरकार तो अभी भी ये कह रही है कि पंजाब और थोड़े बहुत दूसरे प्रांतों के किसान थोड़े जुड़े हुए हैं, ये कहीं से भी ऑल इंडिया आंदोलन कतई नहीं है। शायद मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ने फिर आजादी का इतिहास नहीं पढ़ा, आरएसएस का एक किताबचा पढ़ा है जो अंग्रेजों ने पढ़ा दिया था उनको पता नहीं है कि आजादी के इतिहास में भी पंजाब की शहादत सबसे ज्यादा थी। और अगर पंजाब में 2%, देखिए पूरे देश में 2% सिख है, मैं तो सलूट करूंगा सिख समुदाय को। 2% सिख होने के बाद पूरे कोरोना काल में 2% सिख भाइयों ने भोजन कराया था और हमारी बेकारी प्रधानमंत्री देश से कटोरा लेकर पैसे मांगता फिरा था, आज उसका हिसाब नहीं देता। 76 अरब वर्ल्ड बैंक से लेके आ गया, उसका हिसाब नहीं देता। लेकिन मात्र 2% सिखों ने इस देश को भोजन करा दिया और देश पूरा भुखमरी में है। तो मैं बोलूंगा अगर ये कौम थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो मुझे लगता है देश से भुखमरी भी चली जाएगी। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा और कहूंगा कि भाई ये वही कौम है जिसने देश की आजादी में लड़ी और ये कहा, सुरा सो पहचानी है जो लड़े दीन के हेत और पुरजा पुरजा कट मरे, कबू न छाड़े खेत, कबू न छाड़े। छोटे किसानों के लिए जो कि बहुत बड़ी संख्या है इस देश में, ये बिल दरअसल उनको कहीं ना कहीं आगे जाके लाभ पहुंचाएंगे। ये बात जो है आंदोलनकारी किसान समझ नहीं पा रहे हैं। हमने उनके लिए पहले भी फसल बीमा योजना जैसे हमने यूरिया में भी हमने उनको जितना भी उनको देना चाहिए था हमने मदद की। दूसरी स्कीम मिलाए, अब उनके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं पैसे। तो हम तो किसानों के हित में ही बात करके आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा आप 2000 मत दीजिए, आप 6000 मत दीजिए, आप देखिए कि सन 1950 जब से संविधान लागू हुआ, इसके बाद से देश के अंदर कृषि की आय मात्र 19% बढ़ी है और महंगाई आज 1000% से ऊपर निकल गई और मोदी जी के कार्यकाल में तो महंगाई 500% निकल गई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप 2000 मत दीजिए, आप जो आवश्यक वस्तु है, जो हमारे अनाज में थाली में रोटी चाहिए, चावल चाहिए, इनके दाम बढ़ा दीजिए। किसान खुद ब खुद का अमीर हो जाएगा, उसको आपको 2000 और 6000 की जरूरत नहीं। अरे आप उसका गला काट के उसी को लौटा रहे हो। ये कौन सा तमाशा देश को दिखा रहे हो? ये तमाशा बंद करें मोदी जी। और मैं कहना चाहता हूं किसानों की तरफ से कि जो किसान पेट की आग नहीं लगने दे सकता, पेट में आग नहीं लगने दे सकता, वो देश में आग नहीं लगा सकता, वो देश में आग नहीं लगा सकता। 2 नए शब्द देते हैं वो आज सदन में। उन्होंने कहा एक तो ये बुद्धिजीवी हमने सुना था, लेकिन ये आंदोलनजीवी भी हो गए। हर आंदोलन में वो चेहरे वो दिख जाते हैं और पहुंच जाते हैं। उनकी आजीविका मान लीजिए, बल्कि उन्होंने कहा कि पैरासाइट्स हैं। मैं कहूंगा मोदी जी भौतिकवाद की ओर बढ़ चुके हैं और मोदी जी ऐसे भौतिकवादी हो गए हैं कि वो बिना कॉर्पोरेट जगत के रह नहीं सकते, क्योंकि उनके जो ऐशो आराम है ना, वो कॉर्पोरेट जगत चला रहा है। और वो लाल बहादुर शास्त्री जी से अपनी तुलना कर रहे हैं। देखिए जरा, लाल बहादुर शास्त्री जी जिनने जय जवान जय किसान का नारा दिया, आज उनने उस किसान और जवान को लड़ा दिया। इन्होंने आज क्या कहते हैं, ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी गरीबी में जिए, उन्होंने अपनी सैलरी तक देश के नाम कर दी। अरे उनसे तुलना करेंगे, उनकी बीवी ने रोटी बनाकर उन्हें खिलाती थी, ये बीवी को छोड़ के आ गए। मैं इनकी पर्सनल जीवन में इसलिए भी नहीं जाऊंगा, पर मीडिया जाती है और जाते हैं ये उनको लेके। लेकिन फिर भी कहूंगा मोदी जी, आपको फिर समझना होगा, भूखे पेट देशभक्ति नहीं आती और हर क्राइम का जन्म बेरोजगारी से होता है। पिछले 6 सालों में आपने रोजगार की बात की, लेकिन रोजगार नहीं आया। आपने 2 करोड़ रोजगार की बात की, आज देश में 25 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए। आपने 15 लाख की बात की, लोग आज 50 लाख के घाटे में हैं। आप बताइए कैसी बात करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है, बाग के बाग को बीमार बना देती है। भूखे पेटों को देशभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है, गद्दार बना देती है। तो देश में FDI बहुत आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन्होंने कहा कि FDI का दूसरा मतलब भी है और वो है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। ये फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी के लोग, उन्होंने कहा कि उनको पहचानना पड़ेगा ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो है देश का माहौल खराब है।
देखिए, मोदी जी की आदत है शब्दों का जाल बुनने की। आरएसएस ने शुरू से यही किया है। आज तक कोई विकास तो किया नहीं है और शायद मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा। ये वही आरएसएस वाले हैं जिन्होंने अंग्रेजों की चाटुकारिता करी थी और हाफ चड्डे वाले थे। इन्हें अंग्रेजों ने हाफ चड्डा किया था। स्लीपर सेल थी अंग्रेजों की, आधी पुलिस हुआ करती थी। और ये इन्होंने शहीद चंद्रशेखर आजाद, उन्हें अल्फ्रेड पार्क में उनकी मुखबिरी की थी, तब वो मरे, तब उनकी शहादत हुई थी। तो मैं कहना चाहूंगा इन लोगों में भौतिकवादिता बहुत भरी हुई है और आरएसएस वाले शब्दों का जाल बुनते आए हैं और शब्दों से ही देश को बदलते आए हैं। बाकी महज धरातल पर इन्होंने कभी कुछ करके नहीं दिखाया। और रही बात बाहर की, तो मोदी जी जब बाहर जाते थे और बाहर से तारीफों के पुल बनते थे तो पूरा आरएसएस और पूरे अंधभक्त शुरू हो जाते थे तारीफों के पुल बनना। मोदी जी की तारीफ हुई, मोदी जी ने झंडे गाड़ दिए। अरे मैं कहूंगा, आज मोदी जी के जो डंके बजते थे, आज लंका लग गई है, तो क्यों चुप बैठे हो? ये देश की इज्जत थी जो बाहर इज्जत मिल रही थी। आज देश ने थूकना शुरू कर दिया है तो आपकी बाहर भी आप पे थूकना शुरू हो गया है। और क्यों ना करे, यूएन का इंटरफेयर नहीं करेगा, यूनाइटेड नेशन को इंटरफेयर करना चाहिए। आज ह्यूमन राइट्स यहाँ पर हमारे खराब हो रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को छीना जा रहा है, देश की आवाज को छीना जा रहा है, सोशल मीडिया को दबाया जा रहा है, पत्रकारों पर देशद्रोह के मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। ये कितना सही है? देश में लोकतंत्र की आवाज को दबाना बिल्कुल गलत है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया था, उस संविधान से एक गरीब पंडित भी प्रधानमंत्री बना था, अटल बिहारी वाजपेयी। मैं भी पंडित हूँ, पर मेरे अंदर किसी दल्ले बड़े ब्राह्मण का खून नहीं दौड़ता, मेरे अंदर पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून दौड़ता है। इसलिए सच बोलूंगा और सच ही बोलूंगा। यहाँ पर संविधान में वो ताकत है और पता होना चाहिए। आज ये कई जगह क्या कहते हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर ये क्या कर रहे हैं, जो नेता हैं समाज के, उनको बाहर निकाल रहे हैं। प्रहलाद पटेल जी को बाहर निकाला है लोधी समाज को रोकने के लिए। लेकिन मैं पूरा लोधी समाज को भी बताना चाहता हूं कि आपकी कौम से आते थे गुलाब सिंह लोधा, जो 3 दिन पेड़ पर चढ़े रहे थे अंग्रेजी शासन काल में किसानों का झंडा फहराने के लिए, और उन्होंने वो झंडा फहराया और गोली खाई। ऐसे क्रांतिकारी किसान नेता को आज योगी सरकार ने उनकी मूर्ति उखाड़कर और जेल में डाल दी है। ये कैसे किसानों का भला कर सकते हैं? तो ये किसानों का भला करने नहीं आए, देश बेचने आए हैं और कॉर्पोरेट जगत के हाथ में पूरा देश गुलाम करने आए हैं। ये करके रहेंगे, लेकिन हम भी लाके रहेंगे क्रांति, क्योंकि क्रांति का मतलब होता है इंसान पे कर रहे इंसान के शोषण को रोकना। आज जो इंसान का शोषण कर रहा है, हम उसको रोक के रहेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जब मैं बोलूं तो आप उसके बाद बोलेंगे क्रांति। हम लाके रहेंगे क्रांति, अब आके रहेगी क्रांति। अब देश क्या मांगे? क्रांति। किसान की मांग है क्रांति, अब आके रहेगी क्रांति। इंकलाब जिंदाबाद। मुदगल जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जो रिहाना ने ट्वीट किया, उसके बाद सारा बॉलीवुड और सारे लोग इकट्ठे होकर आगे इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा उन्होंने चलाया, ये क्या सही था? एक ही जैसा उनका ट्वीट था, सबका मिलता जुलता? ये बीजेपी आईटी सेल एक पोस्ट बना के देती है और सारा का सारा बॉलीवुड क्या है? ये भांड है। ये भांड मतलब जो राजा के टाइम में हुआ करता था, जो पैसे लेकर राजा की तारीफ किया करता था, और वही चीज इन लोगों ने शुरू कर दी है। और राजा को पता नहीं है कि उसकी आंखों पर जो पट्टी बांधी गई है ना, उस पट्टी के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसे लग रहा है देश में सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं है उसका सारा वोट बैंक छिन चुका है। आज उसके पास जो उसकी इज्जत बची है वो भी धूमिल होने वाली है। अभी तो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं से ये कहा है कि हम आपको वोट नहीं देंगे, मतलब अपना सम्मान बचाने आए हैं। तो मैं फिर कहूंगा कि अगर कहीं आपको प्रधानमंत्री पद से उतार दिया तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। आपको अगर प्रधानमंत्री बने रहना है तो आप कृपया कर जन की आवाज सुनिए। मन की आवाज लुगाइयों को सुनाई जाती है, आपकी मन की आवाज लुगाई को सुनाइए अपनी। ये जन की आवाज है, जन की आवाज सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।